रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरें शामिल करेंगे, तबसरे भी करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी कमेंट्स के ज़रिए शामिल करेंगे। क्या फ़ौजी अदालतों के इख्तियारात में तोसी होगी? स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर निगरानी कौमी असम्बली ने एक इजलास तलब कर लिया है 17 जनवरी को दोपहर 4 बजे। कौन कौन सी पार्टी फ़ौजी अदालतों की हमायत में है और कौन कौन सी पार्टी इसकी नफ़ी कर रही है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। भारतीय आर्मी चीफ ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की गीदड़ भपकी दे दी है। कल सीरियन एयरपोर्ट के करीब इसराइल ने फिर से रॉकेट्स फायर किए हैं। तमाम अहम खबरें अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, मगर सबसे पहले बात होगी स्पोर्ट्स की। आज शाहीनों को एक मरतबा फिर शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम गैबा में ओडीआई सीरीज़ का आज आगाज़ हुआ। पहला मैच खेला गया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, जो पाकिस्तान 92 रन से हार गया। 269 रन का हदफ था जो कि पाकिस्तान चेज़ नहीं कर सका। इस शिकस्त की क्या वजूहात थी, ये बात तो अंडरस्टूड है कि पुअर परफॉर्मेंस थी। इसके साथ साथ क्या वजूहात थी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज वसीम बाखरी। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि इससे कबल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी वो भी पाकिस्तान हार चुका है, और अब जो ये मैच हुआ आज पहला मैच था ओडीआई सीरीज़ का जो कि पाकिस्तान हार चुका है। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज वसीम बाखरी। उनसे जानेंगे कि बहुत से खिलाड़ी आज पाकिस्तान वापस भी आ गए जो कि आज मैच का हिस्सा नहीं बने, और आज 4 प्लेयर्स को इंजरीज भी हुई, 2 पाकिस्तान से और 2 ऑस्ट्रेलिया से। तो क्या सूरत हाल थी मैदान में, क्या सूरत हाल थी स्टेडियम में? हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज वसीम बाखरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी एजाज साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आवाज़ आ रही है। एजाज साहब, ओडीआई सीरीज़ का आज पहला मैच हुआ और पाकिस्तान वो मैच हार गया है। क्या वजूहात थी, इतनी पुअर परफॉर्मेंस क्यों रही है? लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का जब भी दौरा करती है तो पाकिस्तानी टीम को ये शिकस्त होती है। ये पहली मरतबा शिकस्त नहीं हुई है। पिछले 14 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कोई एक टेस्ट मैच नहीं जीत सका, और अभी वनडे सीरीज से पहले 3 टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई। ब्रिस्बेन टेस्ट पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में था, नहीं जीत सके। उसके बाद बकिया 2 मैचेस में भी शिकस्त हुई, और आज जो पहला वनडे मैच हुआ इसमें बहुत अच्छी पोजीशन में पाकिस्तानी बॉलर्स अपनी टीम को ले गए थे। 78 के ऊपर 5 ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन आउट हुए, और फिर उनके आखिरी 5 बैट्समैनों ने तकरीबन 135 रन पाकिस्तान के लिए स्कोर किए। पाकिस्तान का आगाज माजी की तरह था। मैं यही कह सकता हूँ कि खिलाड़ियों को अपना बैटिंग का अंदाज तब्दील करना होगा। अगर आप विकेट टू विकेट देखें कि किस तरह से उमर अकमल ने अपनी 17 रन बनाने के बाद विकेट दी, कप्तान अजहर अली 24 रन बनाने के बाद गलत शॉट की वजह से आउट हुए, तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन है उनको अपना मिजाज बदलना होगा, और उनका मिजाज बदलने के लिए पीसीबी ने 18 लाख पर मंथ के ऊपर मिकी ऑर्थर को कोच रखा हुआ है। अच्छा, इससे पहले वकार यूनुस कोच थे, उसके ऊपर तनकीद की जा रही थी। वकार यूनुस को हटाने के बाद मिकी ऑर्थर को रखा 18 लाख रुपए पर मंथ के ऊपर। वो हेड कोच है, और उनके साथ बैटिंग कोच के लिए किसी खिलाड़ियों का यही तर्ज अमल तोड़ने के लिए, इनको इस पुराने स्टाइल से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े बैट्समैन हैं, जावेद मियांदाद देख लें, उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ देख लें, इंजमाम उल हक देख लें, इनको बैटिंग कोच नहीं रखा गया क्योंकि ये पाकिस्तानी स्टाइल में खेलते हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड का मुकाबला करने के लिए जिस खिलाड़ी को बैटिंग कोच रखा गया वो ग्रांट फ्लार है, और बकायदा क्वालिफाइड कोच है, जिम्बाब्वे से उनका ताल्लुक है। अच्छा तो बाखरी साहब, जुनैद खान, शुएब मलिक और सरफराज अहमद मैच का हिस्सा नहीं बने, क्या इनके ना खेलने की वजह से भी कोई कारकर्दगी पे असरअंदाज हुआ है? देखिए रुखसान, जुनैद खान तो पिछले 2 साल से पाकिस्तानी टीम का हिस्सा ही नहीं रहे, और कामरान अकमल भी पाकिस्तानी टीम का पिछले अरसे से हिस्सा नहीं थे। सरफराज हमेशा निचले के नंबर पे अच्छी बैटिंग करता है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 5 बैट्समैनों ने 135 रन बनाए, और पाकिस्तान के आखिरी 5 बैट्समैनों ने 26 रन बनाए हैं। तो हमारा टेल अंडर भी कुछ नहीं कर रहा, टॉप ऑर्डर ने कुछ नहीं किया, मिडिल ऑर्डर ने कुछ किया। बुनियादी जो वजह है वो खिलाड़ियों का बैटिंग तर्ज बदलने की है। बॉलर आपको अच्छा स्टार्ट देते हैं, हमारी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है, और ये जो बैटिंग एक अरसे से इसी तरह की हो रही है, खुदकुशी करके आउट होने वाला, इस तर्ज अमल को तोड़ना होगा, और इसको तोड़ने के लिए इन प्लेयर्स को खुद सोचना पड़ेगा। देखिए, पीसीबी की एक तरह की हिकमत अमली की मैं सपोर्ट करता हूँ कि उमर अकमल और अहमद शहजाद को 1 साल के लिए टीम से बाहर निकाले रखा ताकि वो अपना अंदाज बदले। अगर फिर उमर अकमल 1 साल बाद आने के बाद जो है वो दोबारा इस तरह की गलती कर सकते हैं, तो इसके ऊपर कोच क्या कर सकता है, कप्तान क्या कर सकता है,
या जो टीम मैनेजमेंट है वो क्या कर सकती है। हमें मजमूई तौर के ऊपर नीचे से खिलाड़ियों को ऐसी तरबियत करनी होगी ताकि वो एक मजबूत माइंड के साथ जब विकेट के ऊपर जाए तो उनको प्रॉब्लम ना हो। बाबर आजम को मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेली और एकेडमी में बहुत उसने सीख कर गया है वो। तो एक मैच में उससे गलती हो गई, हालांकि उसी ने पिछले जो 3 वनडे मैचेस थे, इस मैच से पहले जो पिछले 3 वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले, तो बाबर ने तीनों में ट्रिपल 100 किया था। उसने तमाम मैचेस में सेंचुरी स्कोर की थी। अच्छा बाकरी साहब, इंजरीज का सामना भी करना पड़ा है आज अजहर अली और रिजवान को। ये फिटनेस प्रॉब्लम्स क्या है, फिटनेस इश्यूज क्या है हमारी टीम के साथ? देखिए रुखसान, जब भी आप लंबा टूर करते हो, पाकिस्तानी टीम के फिटनेस के प्रॉब्लम को हमें सिर्फ नजर आ रहा है कि इस मैच में, क्योंकि इससे पहले तीनों टेस्ट मैचेस के में भी अजहर परफॉर्म करता रहा है और उसने एक डबल सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में स्कोर की। फिर उसने आखिरी टेस्ट मैच में उसने फिर पाकिस्तान के लिए 100 रन स्कोर किए सिडनी के अंदर। तो इससे पहले इंग्लैंड में जो पाकिस्तान ने 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान टीम मुसलसल ट्रेवल कर रही है, इंग्लैंड में 3 महीने रहे, अभी 1.5 महीने से ऑस्ट्रेलिया में है, तो फिटनेस प्रॉब्लम आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स साल के लिए बाहर रहते हैं और एक मैच के लिए अजहर का इंजर्ड हो जाना, उससे हम ये तासर नहीं ले सकते कि पूरी पाकिस्तानी टीम में ही फिटनेस के मसाइल हैं। जो सबसे बड़ा मसला है वो इनके पुराने स्टाइल का है, उस स्टाइल को बदलना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक। अभी आप जो कोच बता रहे थे पाकिस्तान ने, पीसीबी ने अपॉइंट किया है, कितने पैसों पर किया और क्या नाम था उनका, जरा दोहरा दीजिए। मिक्की ऑर्थर इस वक्त पाकिस्तानी टीम के कोच हैं। इनको वकार यूनिस की जगह पे रवां साल अप्रैल के अंदर पाकिस्तानी टीम का कोच लगाया गया और 18 लाख पर मंथ के ऊपर 18 लाख पर मंथ जो है वो पाकिस्तानी टीम की कोचिंग कर रहे हैं। और उससे नुकसान ये हो रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उससे नहीं सीख पा रहे। ये वो मिक्की आर्थर है जिसने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जब कोचिंग की थी तो उन दोनों टीमों को नंबर 1 की पोजीशन पर ले आया था। जब खिलाड़ी आपके नहीं सीखना चाहता। और नुकसान में एक और चीज भी यहाँ पर ऐड कर दूं कि गुज़श्ता 8 साल से पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट एकेडमी बंद रही है। अच्छा। या नजम सेठी जब पीसीबी में आए तो उन्होंने अपनी अहलिया के रिश्तेदार को एकेडमी में एज ए डायरेक्टर लगा दिया, जिसका क्रिकेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो टी शर्ट बनाने वाली एक फैक्ट्री को बहुत अच्छे अंदाज में चला रहे थे, उनको एकेडमी दे दी। तो जब आपकी बेसिक जो बुनियादी जो चीज है, जहाँ से आपने जो है वो दीवार को खड़ा करना है, वही मजबूत नहीं है और वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है। अब मुदस्सिर नजर और आकिब जावेद को पीसीबी 7 साल बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस ले आए हैं। तो ये जो नर्सरी अब इन्होंने तैयार करना शुरू की, ये 3 साल बाद मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि 2019 के वर्ल्ड कप में शायद पाकिस्तानी टीम का ये रूप और रंग ना हो जो हमें आजकल, और अपना अंदाज भी तब्दील करें। बहुत शुक्रिया बाकरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया हमारे लाइव प्रोग्राम में। आपने राय जानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज वसीम बाखरी की। उनका कहना था कि पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिकी आर्थर को अपॉइंट किया है 18 लाख रुपया पर मंथ पे, और फिर भी पाकिस्तानी बल्लेबाज उससे नहीं सीख पा रहे। तो ये एक अफसोस का मुकाम है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए। जब भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं हार के आ जाते हैं कौम के पैसों पर, तो अपनी परफॉर्मेंस अब किस तरह से बेहतर बनाई जाए, इस पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, बल्लेबाजों को अपनी तवज्जो मरकूज़ करने की अशद ज़रूरत है। अब बात करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। क्या मिलिट्री कोर्ट्स के इख्तियारात में तोसी होगी या नहीं, इसकी तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल का जब वाक़या हुआ तो सिविल मिलिट्री क़यादत ने हाथ मिलाया और एक पेज पर आए कि अब जो दहशत गर्द हैं उनको फांसी के फंदों पर लटकाया जाए, उनका कला कमा किया जाए। इसमें बिलखुसूस वो सिविलियन लोग थे जिन पर दहशत गर्दी एक्ट लागू होता था, जो दहशत गर्द थे वो सिविलियंस, उनको फांसियां भी दी जाएं, सजाएं भी सुनाई जाएं। और फिगर्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, 274 केसेस सुने गए, 12 लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दिया, 116 गालबन 1 या 2 फिगर ऊपर नीचे होंगे, गालबन 116 केसेस इस वक्त 116 लोगों को मुख्तलिफ सजाएँ सुनाई गई हैं दहशत गर्दी के हवाले से। तो ये एक ज़बरदस्त इकदाम था मिलिट्री कोर्ट्स का। अब मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर चलना है या नहीं, इसके लिए एक इजलास तलब कर लिया गया है। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक के ज़ेरे निगरानी 17 जनवरी को दोपहर 4 बजे। अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो इसको मुस्बत तरीके से परसीव कर रहे हैं और उनका कहना था कि मिलिट्री कोर्ट्स ज़रूरी हैं, मिलिट्री कोर्ट्स ने पाकिस्तानियों को फ़ायदा दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने पहले तो ये बयान दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के पहले से ही हक में नहीं, और मुझे नहीं पता कि मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान के लिए ठीक साबित हुए या नहीं। साथ ही उनके इस बयान की तरदीद की मरियम औरंगज़ेब साहबा ने, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, जिन्होंने रिप्लेस किया परवेज़ रशीद साहब को। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने
लाइल्मी की बुनियाद पर ऐसा बयान दिया है मीडिया पर आके, उनको अपना बयान तब्दील करना चाहिए। और साथ ही फिर राना सनाउल्लाह ने उसको अपने बयान को स्विच किया, शिफ्ट किया। तो एक पॉजिटिव गेस्चर गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। मगर कल सेनेट के चेयरमैन रज़ा रब्बानी खर साहब ने कहा कि अगर ऑपरेशन ज़रब-ए-ज़ब कामयाब था तो हमें मिलिट्री कोर्ट्स की क्या ज़रूरत है। दुनिया की किसी जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनते, तो इसलिए पाकिस्तान को भी मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। तो उनका बयान बड़ा असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी बिल को कानून बनाएंगे, पहले वो पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद सेनेट उसे पास करेगी तो वो प्रेसिडेंट तक जाएगा। और सबसे ज़्यादा सीट्स इस वक्त सेनेट में जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। ये भी आप फैक्ट सुने, 27 सीटें सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, 26 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, 1 सीट का फ़र्क है। तहरीक इंसाफ की 7 सीट्स हैं, मतलब कि किसी खाते में नहीं आते। MQM की 8 सीट्स हैं और जमाते इस्लामी फ़े JUIF की 5 सीटें हैं। तो बड़ा असरअंदाज हो सकता है जो रज़ा रब्बानी साहब हैं, उनका ये बयान अगर वो पास ही नहीं करेंगे तो मिलिट्री कोर्ट्स में किस तरह से तोसी होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, जो रूलिंग पार्टी है, उसने तो एक पॉजिटिव गेस्चर ही दिया है। तो फैसला क्या आएगा? 17 जनवरी को दोपहर 4 बजे जो इजलास होने जा रहा है स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की ज़ेर निगरानी, ज़ेर सदारत, उसका क्या फ़ैसला आएगा ये वक्त ही बताएगा। आपके साथ हम इसको ज़रूर शेयर करेंगे। अब बात करते हैं भारत के हवाले से। आज तो बात होगी खरी, शुरू से शुरू करेंगे आज बात, क्योंकि भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत ने एक मरतबा फिर ये बयान दिया है कि हम पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अभी फ़िलहाल बॉर्डर के जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, मगर अगर खिलाफ वर्जी हुई तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान पे। सुन रहे हैं आप ये क्या इन्होंने कैसा गेस्चर दिया और इसकी वजह क्या है? आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो वीडियो क्लिप्स पूरी दुनिया में वायरल हो चुके हैं भारतीय फौजी अहलकारों के, जिसमें तेज बहादुर था, जीत सिंह था, उन्होंने सेल्फी वीडियोस बनाई और कहा हमें खाना नहीं मिलता, हमें छुट्टियां नहीं मिलती, हमारा कोई ख्याल नहीं रखता, मेडिकल फैसिलिटीज़ कोई नहीं, हमारे पैसे भारतीय फौजी अफसरान खा जाते हैं। सरकार हमें पैसे देती है मगर भारतीय फौजी अफसरान हमारा खाना बेच देते हैं, हम तक कोई चीज़ नहीं पहुंचती। उनको गायब भी किया गया, हेडक्वार्टर्स पहले मुंतकिल किया गया, फिर उसको गायब किया गया। आज उस हवाले से भारतीय आर्मी चीफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नज़र हटाने के लिए एक मरतबा फिर ये शोशा छोड़ा सर्जिकल स्ट्राइक का। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक का मसला कैसे शुरू हुआ, ये शुरू से ज़रा आएँ, आज इनकी क्लास लेते हैं। आप भी हमें लाइव इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, जो आप समझते हैं भारतीय फ़ौज के बारे में वो भी आप पब्लिक फ़ीडबैक के ज़रिए नीचे लिख सकते हैं कमेंट्स में। अच्छा, जुलाई में अब इन्होंने बुरहान वानी को, जुलाई 2016 गुज़िश्ता माह, बुरहान वानी जो कि एक फ्रीडम फाइटर था और अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा था, कश्मीरियों की, मुसलमानों की आज़ादी की जंग लड़ रहा था, पाकिस्तान का झंडा उसने बुलंद किया। उसने कहा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारतीय अफवाज ने कश्मीर में उसे गोलियां मारी और मैं आपके साथ ये बात शेयर करूंगा। जब कश्मीरी हमसे बात करते हैं, कश्मीरी हमसे मिलते हैं, तो उनका कहना है हम फ़ख्र समझते हैं पाकिस्तान का हिस्सा बनना, और हमारा कोई कश्मीरी अगर पाकिस्तान के झंडे में मलबूस होके दफन किया जाता है, उसकी तदफीन होती है, तो इससे ज़्यादा बाइस फ़ख्र हमारे लिए बात कोई नहीं। हम नमाज़ पढ़ते हैं तो पाकिस्तानी झंडे को मुसल्ले के तौर पर बिछा के उस पर नमाज़ पढ़ते हैं। इतनी उनको मोहब्बत है, इतना लगाव है कश्मीरियों को पाकिस्तान से। जुलाई 2016 में इन्होंने बुरहान वानी को शहीद किया, उसके बाद तहरीक चली, कश्मीरी बाहर आए और उन्होंने कन्फ्रंट किया भारतीय अफवाज को। उन्होंने कहा हमारे सीनों पर गोलियां मारे हैं मगर हम आपसे आज़ादी चाहते हैं। इन्होंने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, बिनाई छीनी, आंखों में छर्रे वाली बंदूक मारी, सीनों पर गोलियां मारी, सैकड़ों कश्मीरियों को इन्होंने शहीद किया। उसके बाद उड़ी अटैक होता है, ठीक है, उड़ी अटैक हुआ। उड़ी अटैक में इनके जो फौजी मरे, जो फौजी जहन्नम वासिल हुए, उन्होंने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया कि जी पाकिस्तान ने किया। हालांकि भारत के कई सूबों में इस वक्त फ्रीडम की लड़ाई चल रही है, अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं, अलहदगी पसंद लोग हैं, कश्मीरी इनके साथ नहीं रहना चाहते, सिख बरादरी इनके साथ नहीं रहना चाहते, इनसे आज़ादी चाहते हैं, मगर इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया पाकिस्तान पे। जब प्रेशर बिल्ड हुआ इंडिया में कि आपके इधर आके अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तानी अटैक कर रहे हैं, तो आपने उनके लिए क्या किया? तो आगे से इन्होंने 29 सितंबर को ये शोशा छोड़ दिया कि हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की, लाइन ऑफ कंट्रोल की, हमने खिलाफवर्जी की, पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर में हम दाखिल हुए और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट की और हम वापस आ गए, जिसमें 35 से 50 पाकिस्तानी फ़ौजियों को हमने शहीद कर दिया। अगले दिन ISPR की तरफ से बयान आया, ना जी ना,
कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, और सर्जिकल स्ट्राइक्स इस तरह से नहीं होते, पहले नोटिस में लाया जाता है। अगर पाकिस्तानी अफवाज की नोटिस में ये बात आती तो क्या आपको बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करने देते? साथ ही साथ उन्होंने इस तमाम झूठी न्यूज़ की तरदीद की और कहा 2 पाकिस्तानी फ़ौजी इसमें शहीद हुए, 9 ज़ख्मी हुए। जो आपने सिर्फ आके फायरिंग, हल्का फुल्का स्कर्मिशेस की हैं, फायरिंग की है, उसमें 2 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए जबकि 9 ज़ख्मी थे, और हमने 8 भारतीय फ़ौजियों को जहन्नुम वासिल किया और एक को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद बरतानवी नशरियाती अदारे ने, CNN ने, रशिया टुडे ने इनसे सबूत और शवाहद मांगे, मगर इनके पास ना कोई सबूत था ना कोई शवाहद था। अक़वाम मुत्तहिदा में हर जगह इनको तज़लील का और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जब भी इन पर कोई ऐसा वाक़या होता है, भारतीय फ़ौज पे जब भी कोई उंगली उठती है, सवाल उठता है, ये पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करके अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जो पहले किया था और जो अब किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं बिपिन रावत की। जनरल बिपिन रावत जो कि हाज़र सर्विस आर्मी चीफ हैं, गुज़िश्ता माह इन्होंने कमांड संभाली है भारतीय आर्मी की। ये मुंह और सर्जिकल स्ट्राइक्स, इस पर ज़्यादा अब तबसरा नहीं करना चाहिए। जो हमें ज्वाइन करते हैं भारतीय जो शहरी हैं, उनको भी, उनके लिए भी ये शर्म का मुकाम है कि उनके फ़ौज के आर्मी चीफ कैसे अजीब से बयान दे रहे हैं जिनकी कोई ग्राउंड रियलिटीज़ ही नहीं है। जब हमारे पास YouTube में आते हैं, हमारे YouTube चैनल में कमेंट्स करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हम नेशनलिस्ट हैं, हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, पाकिस्तान आर्मी की बात करते हैं, पाकिस्तान की सालमियत की, हाकमियत की बात करते हैं, तो हमें तनकीद करते हैं। हालांकि तनकीद का सामना इन्हें करना चाहिए और ये तनकीद का सामना कर भी रहे हैं। तो इस तरह के बयान देने से पहले आपको कुछ सैनिटी का मुजाहरा करना चाहिए। सैनिटी शुड प्रिवेल, आपको सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। अब बात करते हैं सीरिया की। सीरिया में कल इसराइल ने रॉकेट्स फायर किए हैं और उससे अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर खौफ व हरास इस वक्त पूरे इलाके में फैल चुका है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। इसराइल हमेशा से ही सीरिया में पंगेबाजी करता है और मुसलमानों को सप्रेस करने की कोशिश करता है। 3 जंगें भी लड़ चुके हैं। 1948 में अरब इसराइली वॉर लड़ी, 1967 में 6 डे वॉर, 1973 में यौम किपुर वॉर। और किस तरह से अब ये इन्होंने जो रॉकेट्स फायर किए हैं सीरिया में, इसकी क्या ग्राउंड है? सिर्फ और सिर्फ तंग करना और एक खौफ व हरास फैले, फ़लस्तीनियों का जीना हराम किया हुआ है। फ़लस्तीन में ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तजावुज़ात कर रहे हैं, अपनी उनके स्कूल्स तोड़ रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ तोड़ रहे हैं, अस्पतालों को तोड़ रहे हैं, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कह रहे हैं कि हाँ हम तोड़ रहे हैं। और हिलरी क्लिंटन साथ हैं और कह रहे हैं जी हम जान के ये फायर कर रहे हैं, हम बार्डमेंट कर रहे हैं, हम जाते हैं, हम तजावुज़ात चाहते हैं, हम फ़लस्तीन पर भी अपना कब्ज़ा कर रहे हैं और सीरियंस को भी ये तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब इस सारे मामले पे जो खौफ व हरास है, इसका भी नोटिस अब अक़वाम मुत्तहिदा को लेना चाहिए। मुझे नहीं पता ये ऐसा नोटिस क्यों नहीं ले रहे। अब बात करते हैं साबिक पाकिस्तानी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से। 9 फरवरी को जजेस नज़रबंदी केस में उनकी यहाँ पर समाअत होगी और उनको पाकिस्तान बुला लिया गया है, जिस पे जो साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, उनका मौक़िफ़ उन्होंने बड़ा सादा सा पेश किया। उन्होंने कहा जी मुझे सिक्योरिटी रीज़न्स हैं, मुझे फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए, अगर मुझे सिक्योरिटी मिलती है तो मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा। मतलब कि उनको कोई ख़तरा नहीं है पाकिस्तान में, मगर उन्होंने फिर भी सिक्योरिटी मांगी है और अदालत की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनको ये कह दिया गया, उनको ओके का सिग्नल, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि आपको सिक्योरिटी हम फराहम करेंगे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, आपको तमाम मेजर्स मिलेंगे, मगर आपका पाकिस्तान आना लाजमी है। तो 9 फरवरी को परवेज़ मुशर्रफ क्या पाकिस्तान में पेश होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ये थी आज की अहम खबरें जो हमने अपने ख़ुसूसी प्रोग्राम में आपके साथ शामिल की। आई होप आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। देखते रहिए urdupoint.com। रुखसान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।